ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी और एक इंस्टीट्यूशन भी, ठीक है। वो रेजिडेंट कब बनता है, जब वो एक कंट्री में 1 ईयर रहे प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो, ठीक है। क्या कहा, वो नॉर्मल रेजिडेंट कब बनता है, जब वो उस कंट्री में 1 ईयर के लिए रहे प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर लाई करता हो, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। बेटा सिटीजनशिप जो है वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती, किस चीज के लिए, रेजिडेंटशिप के लिए। सिटीजनशिप इज डिफरेंट, रेजिडेंटशिप इज डिफरेंट। उसके अलावा कहता है कि जो इंडियंस हैं, हमारी कंट्री के लोग जो हैं, WHO, IMF या फॉरेन एम्बेसीज में काम करते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, इन अवर कंट्री। अगर वो हमारी ही कंट्री में लोकेटेड हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ये जो हम सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये वो हैं जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स कहलाएंगे। इज इट ओके? आगे देखेंगे बॉर्डर वर्कर्स। बच्चों आपको मालूम है बॉर्डर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पर जब वो काम करते हैं तो उनको कई बार बॉर्डर क्रॉस भी करना पड़ता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच के अंदर जो बस सर्विस चलती है या दूसरे कंट्री के अंदर एयरलाइंस फ्लाई की जाती है, तो उसके अंदर जो पायलट वगैरह हैं वो भी क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं हमारी कंट्री का। तो वो कहता है कि वो कहाँ के रेजिडेंट होंगे, मेन चीज ये है, जहां पर वो रहते हैं वहां के वो रेजिडेंट होंगे, वहां के नहीं जहां के वो वर्किंग है। जैसे आपको पता है कई बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो तो वहां पे लेह लद्दाख के अंदर भी बर्फ के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है जो उनको बॉर्डर क्रॉस भी करना पड़ता है किसी रीजन की वजह से, फायरिंग करने के लिए नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, उनको वो कहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे, हमारी कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनका जो होम टाउन है, उनका जो घर है वो कहाँ है वो देखा जाएगा। फिर आगे आता है ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विल बी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट वेयर दे आर एम्प्लॉयड। जहां पर वो एम्प्लॉयड है वहां के नहीं, कहां के कहलाएंगे वो, जहां पर वो क्या है, रहते हैं। बच्चे इसमें कौन नहीं आएगा, फॉरेन विजिटर्स आते हैं ना हमारी कंट्री के अंदर हॉलीडे करने के लिए, तुम देखते हो टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत सारे तुम्हें फॉरेनर्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग फोटो भी खिंचवाते हैं, फेसबुक पे डालेंगे, आहा अचीवमेंट है ना तुम्हारे लिए। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो हमारी कंट्री की बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड ओवर फेमस हैं। जैसे ह्यूमोपैथी है हमारी कंट्री की, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, बाहर से लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो वो लोग अगर हमारी कंट्री में 1 ईयर से कम रह रहे हैं तो वो रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्या कहा मैंने, ठीक है। ऐसे ही क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स और सीजनल वर्कर्स इन ए कंट्री हु स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम रह रहे हैं हमारी कंट्री में। जैसे हमने बाहर से मशीन खरीदी है, उसका एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को भेजा इंडिया में कि भैया तुम जाओ और यहां पर उस मशीन को इंस्टॉल करके आओ। वो यहां पर आ रहा है मशीन इंस्टॉल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो रेजिडेंट कहां का कहलाएगा, ऑब्वियसली वहां से जहां से वो आया है, ठीक है। तो वो बच्चों ये कहलाता है कि यहां पर जब वो 1 साल से कम रहेंगे तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। इज इट ओके टू ऑल, ठीक है। हाँ जी बच्चों आगे देखेंगे, फॉरेनर्स एम्प्लॉयज आर कंसीडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। ये वही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यहां पर एम्प्लॉय आया किस लिए, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो कहां का रेजिडेंट होगा, जहां से वो बिलोंग करता है, ठीक है। यहीं पर एक एग्जांपल दे रहा है, अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। एक अमेरिकन है जो कहां वर्क कर रहा है, यूएनओ के ऑफिस में काम कर रहा है, और यूएनओ का ऑफिस कहां पर है, हाँ जी। हम बात कर रहे थे किस चीज की, कि अमेरिकन जो है यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है और वो कहां लोकेटेड है, इन इंडिया, विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। बट इफ द अमेरिकन
वर्किंग इन दैट ऑफिस इज मोर देन 1 ईयर, अगर वो 1 ईयर से ज्यादा यहां पर काम कर रहा है तो वो कहां का रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का। सिंपल सी बात ये है, इफ यू आर गिवन विद द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर दैट 1 ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो हमारी कंट्री में रह रहा है तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। 1 ईयर की इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे रखी तो आप क्या कंसीडर करेंगे कि वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट? हाँ जी, सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि 1 ईयर की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है या नहीं। अगर 1 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है आपको तो फिर आप देखेंगे कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है। जहां पर भी लाई करता है, कहने का मीनिंग क्या है कि उनका एम्प्लॉयर उनको पेमेंट कहां दे रहा है। इफ इट इज गिवन इन अमेरिका तो वो वहां का रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया में दे रहा है तो उसका रेजिडेंट कहां कहलाएगा? इंडिया का। इज इट ओके? तो अब यहां पर तुम कुछ एग्जांपल्स देखोगे जिसके बेसिस पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वो कहां का रेजिडेंट है। तो बच्चों इससे भी पहले यहां पर आपको जो डाटा जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये आपने देख ली होगी अच्छे से कि 1 ईयर का पहले देखा जाएगा। ये सारे जो पॉइंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड के थे, ये अगर आपके कंट्री के अंदर वो 1 ईयर से कम रहता है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। बट अगर वो 1 ईयर से ज्यादा रहता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाद में देखा जाएगा। वो अलग चीज है, वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। और वैसे भी जो उसकी सैलरी हमारी कंट्री में रिपेट्रिएट होके आएगी वो हमारी नेशनल इनकम में वैसे भी इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम में कहलाती है। ठीक है, क्योंकि उसके सर्विसेज कहां दे रहा है? वो दूसरी कंट्री में दे रहा है। जैसे एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो क्या कर रहा है? अपनी फैमिली को इंडिया में पैसे भिजवा रहा है, तो वो हमारी कंट्री में कंसीडर नहीं की जाएगी नेशनल इनकम में, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो। ठीक है, तो अब पॉइंट देखो, यूएसए एम्बेसडर इन इंडिया, यूएसए एम्बेसडर इंडिया में आया, इंफॉर्मेशन गिवन है 1 ईयर की, कहां का रेजिडेंट होगा? ठीक है, बट हमें यह पूछा गया है कि वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट है या नहीं? नहीं है। फिर आता है क्या दूसरा पॉइंट, फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, नहीं होगा क्योंकि 1 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देन थर्ड पॉइंट, लोकल पीपल मतलब इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, होगा। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, रेजिडेंट आएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच, होंगे। बेटा वहां बसना थोड़ा ना उन्होंने जाके, है तो इंडियन ही, तो कहां के होंगे रेजिडेंट? इंडिया। ठीक है, मैच देके वापस आ जाएंगे, कौन से दरवाजे बंद कर रहे हैं हम? ठीक है, तो हमारी कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे। मैक्सिमम बच्चे नो ही कहते हैं इस केस में। देखा भाई, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान चले गए, हमारी कंट्री के खत्म, भाई नाता नहीं टूटा, हमारी कंट्री के ही हैं वो। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, के हमारी डोमेस्टिक इनकम में क्या चीज आएगी, क्या चीज नहीं आएगी। आपके माइंड में जो चीज नॉर्मल रेजिडेंट के रिगार्डिंग थी, आपके माइंड में जो पॉइंट रेजिडेंट्स के रिगार्डिंग थी वो आपने क्लियर कर ली अपने आप। डोमेस्टिक टेरिटरी के रिगार्डिंग जो पॉइंट आ रहा है वो ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम को समझने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना जरूरी है। देखो इधर, डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या होता है, या फैक्टर इनकम कौन सी होती है? लैंड को क्या दिया जाता है? लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो ये हमारी फैक्टर इनकम है। ये फैक्टर इनकम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कहां पर अराइज हो? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कंट्री है इसके अंदर या इसके आसपास। आसपास का मीनिंग अभी बाद में क्लियर होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो वो इनकम हमारी क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। इज इट ओके? क्या कहा मैंने? फैक्टर इनकम होनी चाहिए पहली बात। वो कहां? एक अकाउंटिंग ईयर में देखी जाएगी और वो कहां अराइज होनी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर।
डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, जिसमें आता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री, शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे, हमारी कंट्री का, एयर इंडिया का अगर प्लेन दो कंट्रीज के बीच में ऑपरेट किया जा रहा है, हमारी कंट्री से है तो बाहर ना, फिर तुम कहोगे कि मैम ये हमारी टेरिटरी के अंदर कैसे है, बट है तो हमारी कंट्री का ना, ठीक है। बेशक से ऑपरेट कहां हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो वो कहां का कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा हमारी। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर, ये सारा किसमें आएगा? डोमेस्टिक इनकम में। कहने का मीनिंग क्या है कि हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, मेन चीज ये देखनी है कि वो यहां हमारी धरती पर अराइज हो रही है इनकम या नहीं हो रही, ठीक है। चाहे उसे रेजिडेंट करे, चाहे नॉन रेजिडेंट करे, चाहे फॉरेनर करे, कोई भी करे, अगर वो हमारी धरती पे अराइज हो रही है, दैट मीन्स वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी। नहीं हो रही तो नहीं आएगी। जैसे एसबीआई का एक ब्रांच अमेरिका में है, सपोज, तो हमारी कंट्री में डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारी धरती पे अराइज नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही सिंगापुर की कोई कंपनी है जो इंडिया में है, उसकी इनकम आएगी या नहीं आएगी? डोमेस्टिक इनकम में आएगी, क्योंकि कहां अराइज हो रही है? वो हमारी कंट्री में अराइज हो रही है। इज इट ओके? क्या देखना है आपको? उसके अलावा यहां पर और क्या आता है बच्चों? यहां पर ना एक एक्सेप्शन आ रही है, वो किस चीज का ये आ रही है? एम्बेसीज की लेके। जैसे हमारी कंट्री का ये मैप है, आपको मालूम है, यहां पर पड़ता है दिल्ली कहीं पर, ठीक है। दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर एम्बेसीज हैं। हर कंट्री का ऑफिस हमारी कंट्री में होता है और हमारी कंट्री का ऑफिस हर कंट्री में होता है। बात समझ गए? हमारी कंट्री में जो हर कंट्री का ऑफिस है, वहां से जो भी इनकम अराइज होगी, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर डोमेस्टिक इनकम। हम क्या मानेंगे कि वो हमारी कंट्री के अंदर इंक्लूड ही नहीं है, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट। वहां से जो भी टाइप की इनकम होगी वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। बट ऐसे ही हमारी कंट्री का ऑफिस हर कंट्री में, मालूम है ना ये चीज? हमारी कंट्री का ऑफिस हर कंट्री में, तो वहां पर जो भी इनकम अराइज होगी वो डोमेस्टिक इनकम में आएगी। समझ गए? दोबारा सुनो, हमारी कंट्री में हर कंट्री का ऑफिस है। सपोज यहां पर सपोज एक होल है जहां से वो इनकम ड्रेन होगी, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में वो नहीं आएगी। हमारी कंट्री में एम्बेसीज है ना दूसरे कंट्री की, तो वहां पर जो इनकम अराइज हो रही है उन एम्बेसीज की, वो इंक्लूड नहीं करनी है। बट हमारी कंट्री का ऑफिस जो हर कंट्री में है, उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करना है। इज इट ओके? अब बच्चों आप बताओगे, सबसे पहला है सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, होगी या नहीं होगी। रशियन एम्बेसी इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर कंट्री, बताया था ना। बेशक से हो, चाहे इंडियन को मिल रही हो चाहे किसी और को मिल रही हो, दे कौन रहा है, मेन देखना क्या है कि कौन दे रहा है। एम्बेसी आपको बताया एक्सेप्शन है एक, एम्बेसी से अगर हमारी कंट्री में एम्बेसी है और वहां से कोई सैलरी अराइज हो रही है, चाहे किसी को भी अराइज हो रही है, वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी। समझ गए? बट ऐसे ही हमारी कंट्री की एम्बेसी सपोज अमेरिका में है, हमारी कंट्री की एम्बेसी अमेरिका में है, ठीक है, वहां से जो भी सैलरी अराइज होगी वो डोमेस्टिक इनकम में आएगी। समझ गए बात? नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ए कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट, आएगा क्योंकि इंडिया में अराइज हो रही है, ठीक है। एम्बेसी उसका एक एक्सेप्शन है। थर्ड, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेनर इन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया, आएगा, चाहे कोई भी अर्न करे, अराइज कहां हो रहा है? इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर, क्योंकि कहां अराइज हो रहा है वो? सिंगापुर में।
एम्बेसी वाला पॉइंट क्लियर कर लो अपने माइंड के अंदर कि सपोज करो जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है, इट इज पेइंग सैलरी टू इंडियन, बेशक से इंडियन को मिल रही है। एम्बेसी कहां पर है? इंडिया में है, और एम्बेसी हमारी कंट्री का पार्ट नहीं कहलाता, तो डोमेस्टिक इनकम में वो नहीं आएगा। वैसे होता है पार्ट वो हमारी कंट्री का ही, बट मैं आपको किस वे में समझा रही हूं उसको कि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करना है या नहीं करना। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? श्योर, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आगे आता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम के अंदर आपको मालूम है क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, अभी हमने बात भी की। फैक्टर इनकम में क्या क्या आएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो सैलरी अराइज हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस की फॉर्म में, वो क्या आएगी? आपकी फैक्टर इनकम आएगी। बच्चों ये फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है, बट इंक्लूड किसको नहीं करना? ट्रांसफर इनकम को, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इनकम रिसीव्ड बाय ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किस लिए? अपने सर्विसेज रेंडर करने के लिए, ताकि हम गुड्स और सर्विसेज बना सकें, वो आपकी फैक्टर इनकम कहलाती है। बच्चा थ्योरेटिकल पार्ट आपका साइड बाय साइड कवर हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब क्या चीज इंक्लूड नहीं करना? दैट इज ट्रांसफर पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट या वन साइडेड पेमेंट जो होती है। जैसे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी बच्चों को, इंक्लूड की जाएगी? नहीं, क्योंकि वो वन साइडेड है, ठीक है। आपने टैक्सेस दिए गवर्नमेंट को, नहीं किए जाएंगे। चैरिटी डोनेशंस जो हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि बच्चों ये वन साइडेड होती है, इसके अगेंस्ट हमें इन रिटर्न कुछ नहीं देना होता, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? आपकी ट्रांसफर इनकम में। जैसे कि उस रीजन क्या है? बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड, या इसका दूसरा क्वेश्चन, whether transfer income is included or not in the calculation of national income, right? Yes or no with reason? No, it is not included. What is the reason behind that? The reason is that it merely cause transfer of income from one sector to the other. It don't cause any production of goods and services in the economy. This is the reason. Is it okay? नेक्स्ट बच्चों यहां पर आपको मैंने ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के अंदर बाइफरकेट करके दे दिया कि इनका डिफरेंस आ जाए तो कैसे लिखोगे। इसका मीनिंग है, नेचर है, कंसेप्ट है, रिसिपेंट कौन होता है और इसका एग्जाम्पल क्या, ठीक है। मेन चीजें देखो, फैक्टर इनकम का कौन है, इसका मीनिंग क्या है? इनकम रिसीव्ड कौन कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये कौन सी इनकम है? विदाउट एनी सर्विसेज रेंडर किए जो की जा रही है। नेचर क्या है? ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है, डोमेस्टिक इनकम में भी होती है। ये ना तो नेशनल इनकम में होगी और ना ही डोमेस्टिक इनकम। कंसेप्ट, ये अर्निंग कंसेप्ट है, ये रिसिप्ट कंसेप्ट है। देन रिसिपेंट कौन है इसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसके कौन है? हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दे दिए दोनों के। इज इट ओके? आगे चलते हैं NFIA पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो। गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए जा रहे हैं हमारे थ्रू, हाँ दोनों ही लेंगे, ठीक है, दोनों इकट्ठा करके कर दिया उसने। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चों इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार यहां देखेंगे, दो पर्सन हैं, ये इंडियन है और ये अमेरिकन है, ठीक है। ये इंडियन जो है अमेरिका गया और जो अमेरिकन था वो कहां आया? इंडिया में आया। इज इट ओके? ये क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है अमेरिका के अंदर। कौन? इंडियन। और जो अमेरिकन है वो कहां कर रहा है अपनी सर्विसेज रेंडर? इंडिया में। अब ये सर्विसेज रेंडर करेंगे तो ये क्या अर्न करेंगे? फैक्टर इनकम अर्न करेंगे। इंडियन जो होगा बाहर से फैक्टर इनकम अर्न करके आएगा। क्या अर्न करके आएगा? तो इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है। और जो अमेरिकन है इंडिया से पैसा अर्न करके ले गया, वो क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फ्रॉम अब्रॉड है, ये टू अब्रॉड है। समझ आ गई बात? फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेती हूं तो वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इज इट ओके टू ऑल? NFIA क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बच्चों अब यहां पर मैं साइड बाय साइड तुम्हें एक छोटी सी एडजस्टमेंट और बता रही हूं। अगर तुम्हें दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तुम्हें क्या करना है? उसको प्लस करना है, ठीक है। और दे दिया जाए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस करना है। वो बाद में देखा जाएगा कि मुझे NFIA क्या करना था, प्लस करना था या माइनस करना था। पर मेन चीज क्या है कि टू अब्रॉड वाली चीज क्या होती है? माइनस होती है। फ्रॉम अब्रॉड वाली चीज प्लस होती है, ऐड होती है। यहां तक कोई डाउट? श्योर? बच्चों अब बात आई कि NFIA के रिगार्डिंग हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है, ये आप यहीं से देख लेंगे। बच्चों सिग्निफिकेंस क्या है NFIA की? NFIA is used in the estimation of national income from domestic income. नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि हमें नेशनल इनकम गिवन है और हमें कहां पहुंचना है? डोमेस्टिक इनकम पे। हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसमें NFIA। और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है और हमें कहां पहुंचना है? नेशनल इनकम पे, तो हम क्या करते हैं? NFIA को प्लस करते हैं। ये फर्स्ट कन्वर्जन है, ठीक है। इसी के बेसिस पे आगे चलेगा, आपकी कन्वर्जन्स चलेंगी, तो एक एक कन्वर्जन में साइड बाय साइड कवर कर रही हूं। याद कर लो दिमाग में अपने कि नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पहुंचना है। नेशनल बड़ी चीज होती है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे किसको? NFIA को। और आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है तो NFIA को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आई कि NFIA पॉजिटिव कब होता है? जब फ्रॉम अब्रॉड बड़ा होता है किससे? टू अब्रॉड से। NFIA नेगेटिव कब होता है? जब फ्रॉम अब्रॉड छोटा होता है किससे? टू अब्रॉड से। और ये जीरो कब होता है? जब दोनों इक्वल होते हैं, फ्रॉम और टू इक्वल होते हैं। यहां तक कोई डाउट? बच्चे अब आ रही है बात कंपोनेंट्स की। तुम्हें याद होगा जब मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था तो तुम्हें नेशनल इनकम के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा डाला गया था जिसमें कंपोनेंट्स दे रखे, मुझे NFIA की रिक्वायरमेंट थी। बच्चों ने देखा यार NFIA तो गिवन ही नहीं है, जबकि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके कंपोनेंट्स गिवन है, ठीक है। कंपोनेंट्स ध्यान से देखने हैं, हर एक एलिमेंट को सही से पढ़ना है आप लोगों को। कंपोनेंट्स क्या हैं? उसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। दैट इज फर्स्ट नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। बच्चों ये नेट लिया गया, जो आया माइनस जो गया। जैसे पहला पॉइंट नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन जो रिसीव हुई माइनस कंपनसेशन जो हमने दी उन्हें। ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वगैरह जो रिसीव हुए माइनस जो हमने पे किए। नेट रिटेन्ड अर्निंग, जो रिटेन्ड अर्निंग है रेजिडेंट कंपनीज की लोकेटेड अब्रॉड, उनके अंदर से माइनस करना है रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज जो कहां लोकेटेड है? इंडिया के अंदर। यहां तक कोई डाउट? ये तीन मेन कंपोनेंट, अगर आपको कंपोनेंट दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको प्लस करेंगे, सबमिट करेंगे और NFIA आपके सामने आ जाएगा और उसका फिर हम यूज करेंगे, ठीक है। आगे आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों इसको यहां पे देखेंगे एक बार। NIT ये क्या है उसको समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझेंगे। प्रोड्यूसर ने एक सामान बनाया जो कितने रुपीस का तैयार हुआ? 100 रुपीस का। ये फैक्टर कॉस्ट पे था, उसने ये पेमेंट की है किसको? बाहर वाले लोगों को, ठीक है।
क्या किया उसने? ये पेमेंट की बाहर वाले लोगों को, फैक्टर्स को। ठीक है, अब बच्चों जब ये प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा, इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट्स होंगी। किस किस की? एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लेने यहां पर आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने हैं। और दूसरा क्या करना है? सब्सिडीज। ये दो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तभी ये जो आपका प्राइस है ये मार्केट में आके मार्केट प्राइस बन जाएगा। जब 100 रुपीज में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हुए, सपोज 10 रुपीज के इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हुए, तो ये कितने का बन गया? 110 का। बट गवर्नमेंट ने क्या किया? सब्सिडी भी प्रोवाइड की, तो सब्सिडी वाली चीज माइनस कर दी गई। कितना आ गया? 105। दिस प्रोडक्ट इज रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, सो दिस इज एमपी, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए हमने दो एडजस्टमेंट किस किस की? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी की। और वो क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया, सब्सिडीज को माइनस किया। ओके है? क्या किया हमने? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया और सब्सिडीज को माइनस किया। वापस आते हैं टॉपिक पे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए दो एडजस्टमेंट क्या हुई? इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया, सब्सिडीज को माइनस किया। तो ये हमारी सेकंड कन्वर्जन है। वो क्या? कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आप क्या करते हैं? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है? और ऐसे ही अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो क्या करेंगे? उल्टा, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। याद हो गया? इसी चीज के कंबाइंड इफेक्ट को कहते हैं एनआईटी। एनआईटी स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं। कैसे? ये फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस एनआईटी, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस एनआईटी। ये मैंने आपको वैसे भी बता रखा है याद करने के लिए कि फैक्टर कॉस्ट मतलब आप छत पे खड़े हो, मार्केट प्राइस मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पे हो। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो एनर्जी माइनस होती है आपकी, तो माइनस एनआईटी, ऐसे याद रखना। ठीक है, और ऊपर से आने में मजा आता है ना, प्लस एनआईटी। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। सेकंड कन्वर्जन क्लियर? बच्चों यहीं पर इसके बारे में बता रखे आपके नोट्स के अंदर कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। ये वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट इंपोज करती है प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। जैसे सेल्स टैक्स, कई बार आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम दे दिया जाएगा सेल्स टैक्स, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना कि भैया इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे क्या हैं? आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो लगाए किसी पे जाते हैं बट उसका बर्डन कोई और बियर करता है। इफ द बर्डन कैन बी शिफ्ट ऑन अदर्स देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, बट इफ द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सब्सिडीज क्या होती हैं? ये वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट देती है किसी का एंटरप्राइज वगैरह को। दे आर ऑफन ग्रांटेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट और टू एनकरेज द फर्म फॉर सेटिंग अप देयर इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर हो गया। इससे बच्चे क्या होता है, मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था, देखो ये 110 से घट के कितना हो गया था, 105 हो गया था। तो ये मार्केट प्राइस को कम करता है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। तो ये बच्चों फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में बता रखा है। यहां पे आप देख लेंगे आगे कन्वर्जन बता रखी है, ये वाली एमपी से एफसी और एफसी से एमपी। आगे आ रही हैं इसकी डेफिनेशंस, और उसको भी कराने से पहले मैं एक बार कन्वर्जन्स रिपीट कर रही हूं। पहली कन्वर्जन है नेशनल से डोमेस्टिक कैसे पहुंचते हैं, माइनस एनएफआईए।
डोमेस्टिक से नेशनल, वेरी गुड। सेकंड, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज, या इसको कहेंगे प्लस एनआईटी, और एमपी से एफसी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, ठीक है, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। बच्चों थर्ड कन्वर्जन यहां पर मैं आपको खुद ही करवाने जा रही हूं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। इज इट ओके? देन कम्स बच्चों इसकी डेफिनेशंस। पहला है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। देखो इधर, मार्केट प्राइस ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ, प्राइस ऑफ, कुछ भी बोलो, मार्केट वैल्यू ऑफ, पी स्टैंड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमने इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर नहीं करने, किस क्या कंसीडर करना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर करना है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस है। रिपीट करो मेरे साथ, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within domestic territory of the country during an accounting year including depreciation, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें एनडीपी एट एमपी की, पूरी डेफिनेशन वही है, यहां वह तो आगे आ जाएगा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां पे हम बात करें जीएनपी एट एमपी की, स्टार्टिंग की डेफिनेशन वही, बोलो क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। यहां डोमेस्टिक टेरिटरी हट गया ना, यहां नेशनल आ गया। बीच वाला वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? डोमेस्टिक या नेशनल के लिए, ठीक है। पहले वाला वर्ड ग्रॉस या नेट के लिए होता है, बीच वाले के अंदर कभी भी नेट मत लेके आना। बीच वाला किस लिए यूज हो रहा है? नेशनल के लिए। तो डेफिनेशन क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब इसकी डेफिनेशन बताओ। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। यहीं पर यही चीज को मैं चेंज कर रही हूं, सिंपल एक चेंज आ रहा है, वो आ रहा है एफसी। यहां पर मार्केट वैल्यू नहीं आएगी, मनी वैल्यू आएगी। क्या आएगी? मनी वैल्यू। आगे वही डेफिनेशन बोलो। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा इसकी डेफिनेशन बताओ। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बोलो। मनी वैल्यू ऑफ produced within domestic territory of the country excluding depreciation। बच्चों यहां पर ध्यान से सुन लो, एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? और एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। एनडीपी एट एफसी को क्या बोलेंगे? और एनएनपी एट एफसी को? वेरी गुड। आगे देखेंगे बच्चों, ये डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई हैं आपको। बट बेटा यहां पर आपको ना इसी के साथ में व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी दे रखा है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि हम जीडीपी में इंक्लूड क्या नहीं करते। वो क्या नहीं करते? इलीगल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, सट्टेबाजी की जाए तो उसके अंदर जो आपको गेन होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ब्लैक मनी, काले धन को इंक्लूड नहीं करना। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करना।
बेटा काला धन तो आपके माइंड में वैसे छप चुका है अच्छे से। इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इनको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि दीज आर मियर पेपर क्लेम्स। इसके ऊपर जो डिविडेंड वगैरह होगा उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने करवाया था अलग से कि नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड होगी, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। ऐसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही ना गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो चीज वहां पे इंक्लूड हो रही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड करी जा रही है। ठीक है, उनके शेयर प्राइस को इंक्लूड नहीं करना ना। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना, बट सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने खरीदने में जो कमीशन दी जाएगी उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस दिया है। मेन डिफरेंस क्या है, ये कौन अर्न करता है, ये कहां अर्न की जाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, चाहे कोई भी अर्न करे, चाहे रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट। नेशनल इनकम में क्या ध्यान देना है कि रेजिडेंट्स अर्न करें, उसको रेजिडेंट्स अर्न करें, चाहे कहीं पे भी करें। नेचर ऑफ कंसेप्ट, बच्चों यहां पे टेरिटोरियल कंसेप्ट को देखा जा रहा है, यहां नेशनल कंसेप्ट को देखा जा रहा है। कैटेगरी, ये सारे को कंसीडर कर रहा है प्रोड्यूसर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, सारे प्रोड्यूसर्स को लेके चल रहा है, चाहे फॉरेन से आए चाहे इंडिया के। बट ये सिर्फ किनको कंसीडर कर रहा है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं कंट्री के। एनएफआईए इसका पार्ट नहीं है, जबकि इसका पार्ट है। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है कन्वर्जन, मेन कन्वर्जन, जिसको नोट करना हो इसको कर लेना, ये आपका हो गया तो मजा आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी क्या होता है, क्या होता है एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम। 3 कन्वर्जन, ग्रॉस से नेट, डी से, डी क्या होता है डोमेस्टिक से नेशनल, और एमपी से एफसी। पहला कन्वर्जन ग्रॉस वाला कर रहे हैं, ग्रॉस से नेशनल क्या, और ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज एनडीपी एट एमपी। दूसरा बीच वाला कन्वर्जन प्लस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या बन गया ये एनएनपी एट एमपी, और एमपी से एफसी पे जाना हो तो माइनस एनआईटी, क्या बन गया ये एनएनपी एट एफसी बन गया। ठीक है, अपने नोट्स उसके अंदर नोट करना हो तो ये मेन कन्वर्जन नोट कर लेना, या अपने रजिस्टर्स में इसको नोट कर लो, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसी मेन कन्वर्जन पे बेस्ड होते हैं। और इसके अंदर वो 3 मेन कन्वर्जन आ रही हैं जो आपको पहले बताई गई हैं, ग्रॉस से नेट वाली या नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल वाली, और तीसरी एमपी और एफसी वाली। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे, मैं हटा नहीं रही हूं, 1 मिनट बस, पेज पलट रही थी, ये लो। हाँ जी, ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। नोट कर लिया आप लोगों ने, ये कर रहे हो, करो। हाँ जी, इज इट ओके? अब आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, लुक हियर, कन्वर्जन के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या निकालना है, मेन चीज क्या दी है, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखा रही हूं आपको, सारे बच्चे सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे अभी। ध्यान से देखो, जिसको डाउट है कैसे करना है, जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, एनडीपी एट एफसी, और जो चीज दिया है उसको राइट हैंड साइड पे, जी
NP एट MP। बच्चों आपको ध्यान से देखना है कि हमें कन्वर्जन फिर से 3 करनी पड़ेंगी। पहली क्या है, ग्रॉस से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक और MP से FC। तो पहले लिख डालो, देखो इधर ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस NFIA, और MP से FC जाना है माइनस NIT। अब वैल्यूज नोट करो, GNP एट MP की वैल्यू क्या थी, 6000, डेप्रिसिएशन 100 दिया हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस 400, और NIT क्या दिया है, NIT वैसे नहीं दिया ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं और सब्सिडीज दिए हैं, तो माइनस करेंगे 300 को और प्लस करेंगे 200 को। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट करो और आंसर आ जाएगा आपके पास 5400, और आपको रुपीज में दे रखा है तो आप पूरा लिखेंगे इन रुपीज करोड़। ठीक है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से। वाओ, लेट्स वेट फॉर अदर्स। बच्चों क्या कह रहे हो नेहा, कुछ कहा आपने, आपका सेकंड नहीं निकला, NFI ऐड होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो माइनस होगा। दोनों चीजें देखो ना, दिया क्या हुआ है आपको। सेकंड क्वेश्चन पहले देखेंगे, एक मिनट होल्ड करो। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज अनदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन। बच्चों करो वही चीज ही जैसे आपको जो अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज जो निकालनी थी वो लेफ्ट हैंड साइड रखते थे और जो दे रखी थी वो राइट हैंड साइड आपको लिखनी होती थी। बट इस थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 चीजें दे रखी हैं, तो एक को आप लेफ्ट हैंड साइड रखो NNP एट FC को, दूसरे साइड रखो GDP एट MP को। अपनी कन्वर्जन्स लिख दो पहले, सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, और MP से FC माइनस NIT। अब बच्चों आपको दिया क्या क्या हुआ है, आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है और आपको ये दे रखा है। निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को इधर ले जाओ, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GDP एट MP दे रखा था आपको 5000, ठीक है, NFI आपको दे रखा है 200, NIT आपको दे रखा है 300, और जो ये यहां पर आएगा इस साइड आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस NNP एट FC दैट इज 4000। तो कितना बच गया, दैट इज 900। इज इट ओके टू ऑल। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहां पर 3 क्वेश्चंस और हैं जो आपका होमवर्क है, आपने घर पे करने हैं, 4th, 5th एंड 6th। 4th क्वेश्चन में NIT निकालना है, जैसे अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला वैसे NIT निकल जाएगा, उसको उस साइड ले जाएंगे। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें दे रखी हैं, आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब GNP एट FC निकालना है। ऑल्दो ये आपको टेबल फॉर्म की जगह वैसे दे दिया, दिक्कत क्या है, कर देंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज और NDP एट FC निकालना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे। होमवर्क देने का मतलब छुट्टी नहीं होता, आपको पता है टाइम क्या है,
हाँ बेटा बोलो।